और ये है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो। और आज इस लाइव शो में हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की, जिन्हें बेल मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दी है। सुबह से इसकी चर्चा हो रही है और आपने इसको देखा भी होगा कि थोड़ी देर पहले जेल से बाहर आ चुके हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में बरसात हो रही है, बारिश के बीच में छाता लगाए हुए सारे जो आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सड़क पर थे। बड़े उत्साह के साथ आसमान से जिस तरह से बूंदें गिर रही थी, उसी तरीके से फूलों की पंखुड़ियां अरविंद केजरीवाल साहब की गाड़ी के ऊपर गिराई जा रही थी। और एक ऐसा उत्साह था जैसे कोई जंग जीत के आ रहे हो। दिवाली के पहले दिवाली जैसा माहौल बना दिया गया। कोर्ट ने काफी कुछ कहा उनको जमानत देते समय। दो बेंच यानी दो जजों की बेंच थी जिसने अरविंद केजरीवाल साहब को जमानत दी है। जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। ये सारा आप जानते हैं कि कथित शराब घोटाला यानी शराब नीति एक दिल्ली में बनाई गई थी, उसको लेकर ये पूरा मामला शुरू हुआ। ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था अरविंद केजरीवाल साहब को। बीच में उनको जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तो 21 दिन की जमानत उनको मिली थी चुनाव प्रचार के लिए। जब वो अवधि खत्म हो गई तो 2 जून को यानी नतीजे लोकसभा चुनाव के आने के पहले उन्होंने सरेंडर कर दिया था। उसके बाद जब उनको ईडी केस में 12 जुलाई को बेल मिल गई थी, उसके पहले ही सीबीआई ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। और फिर सीबीआई केस में वो जेल में रहे, जिस पर सुनवाई पूरी हो गई थी। और आज 2 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया, उनको जमानत दे दी। पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान जिन्हें आप पहचानते ही हैं हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर विजय आर्य जी, जो आम आदमी पार्टी के गठन के समय से ही इस पार्टी की पूरी राजनीति को बड़े करीब से देखते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल साहब, मनीष सिसोदिया, गोपाल राय और इनके जितने भी साथी हैं, अन्ना हजारे से लेकर, और बहुत करीब से उन्होंने इसकी कवरेज भी की है, देखा भी है। दूसरे हमारे जो नियमित गेस्ट हैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, जो खुद भी एक नेता रहे हैं, स्वतंत्र पत्रकार भी हैं, कांग्रेस की राजनीति को जानते हैं, बारीक से अंदर से जानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को भी जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल साहब एक समय कांग्रेस विरोध के जरिए वो उनकी पार्टी, उनका आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ ही था। जब अन्ना आंदोलन, उस आंदोलन को लीड कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल उसका प्रमुख चेहरा थे जो मैनेजमेंट को देखते थे। बाद में इन्होंने खुद पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी, और इस पार्टी को भी इन्होंने अंदर से देखा। और ये आम आदमी पार्टी एक समय कांग्रेस के खिलाफ थी। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का इसको समर्थन बताया जाता था। जिस समय अन्ना का आंदोलन चल रहा था तब आम आदमी पार्टी नहीं बनी थी, लेकिन उस पूरे मूवमेंट को, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और उस समय अरविंद केजरीवाल साहब को आरएसएस और बीजेपी का साथ ज्यादा बुरा नहीं लगता था, बल्कि इनको शेप अप करने में, ऐसा कई लोग दावा करते हैं और ये बातें खुलकर अब सामने आ चुकी है, तो इन्हें दिक्कत नहीं थी। आज कांग्रेस इनके साथ है, कहाँ खिलाफ है ये भी क्लियर नहीं है। क्योंकि ये जो शराब घोटाला वाला मामला है, कथित शराब घोटाले वाला मामला, इसकी शिकायत कांग्रेस पार्टी ने ही की थी। इसके बाद ही ये पूरा केस शुरू हुआ था। तो हम दोनों अपने मेहमानों से, खास मेहमानों से, इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये केवल दिल्ली का मामला नहीं है, इसका असर हरियाणा में भी होने वाला है, जहां चुनाव होंगे। 5 अक्टूबर तारीख है मतदान की, 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। अरविंद केजरीवाल खुद को हरियाणा का बेटा बताते रहे हैं। अभी तक वो जेल में थे तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, जिन्होंने कमान संभाली हुई थी हरियाणा में चुनाव प्रचार की, वो बताती थी जगह जगह जाकर। दूसरे उनके पार्टी के जितने नेता हैं वो भी उनको हरियाणा का बेटा बताते हैं, हरियाणा का बेटा जो दिल्ली की सेवा कर रहा है। और अब वो हरियाणा में अपने पत्ते खोलना चाहते हैं। पिछले हफ्ते लगातार हमने बात की, क्योंकि चर्चा थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो सकता है, लेकिन वो बात बनी नहीं। अब आम आदमी पार्टी ने 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। किसका नुकसान करेंगे, किसके वोट काटेंगे, कहां से काटेंगे, ये हमारे मेहमान बताएंगे। मेरा काम यह है कि मैं आपको सुनवा दूं कि अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने आने के बाद कितने इमोशनल वो हो गए, कितना उत्साह वहां था, और उन्होंने क्या कुछ कहा। पहले मैं आपको ये सुनवा देता हूं, उसके बाद अपने मेहमानों की बात सुनवाऊंगा कि उनका आकलन क्या है दिल्ली से लेकर हरियाणा तक की राजनीति के बारे में। अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। और खुद अरविंद केजरीवाल, जिन्हें लगभग 177 दिन के बाद बेल मिली है, 156 दिन वो जेल में
रहकर आए हैं, और उनके बाहर आते ही जो उनका चिर परिचित आम आदमी पार्टी का नारा है वो लग गया कि जेल के ताले टूट गए, अरविंद केजरीवाल छूट गए। अब छूट गए हैं तो कहां खेला करेंगे, किसके साथ खेला करेंगे, क्या इंडिकेशन उन्होंने दिए हैं, क्योंकि फर्स्ट थॉट को समझना जानना ज्यादा जरूरी है। साहब को आप सुन लीजिए, फिर आप हमारे गेस्ट को भी सुनिएगा। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिसकी कृपा से, जिनकी कृपा से आज मैं आप लोगों के बीच में बाहर आ सका। मैं उन लाखों करोड़ों लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। लाखों लोगों ने मन्नत मांगी, लाखों लोगों ने दुआएं की, आशीर्वाद भेजे, प्रार्थना की, मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए। उन सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप सब लोगों का आज यहां पे इतनी बारिश में, इतनी बड़ी संख्या में यहां पे लोग, आप सब लोग आए हैं, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मैं। दोस्तों, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। मेरे जिंदगी का एक एक पल, मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरे खून का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है, बहुत बड़े बड़े संघर्ष किए, जिंदगी में बहुत मुसीबतें झेली हैं, लेकिन हर कदम पे भगवान ने मेरा साथ दिया। ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। क्यों? क्योंकि मैं सच्चा था, मैं सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया। इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं जेल से बाहर आया हूं, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। इनकी जेल की मोटी मोटी दीवारें, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, जैसे आज तक ऊपर वाले ने मेरे को रास्ता दिखाया, ऊपर वाले ने मेरे को ताकत दी, ऐसे ही भगवान मुझे रास्ता दिखाता रहे, मैं देश की सेवा करता रहूं, और ये जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो देश के विकास को रोक रही हैं, जो देश को बांटने का काम कर रही हैं, जो देश को अंदर से कमजोर करने का काम कर रही हैं, जिंदगी भर में इनके खिलाफ लड़ा हूं, आगे भी ऐसे ही लड़ता रहूंगा। भारत माता की, भारत माता की। डॉक्टर विजय आर्य विद्यार्थी, 1990, 80, 70 के दशक में जो बॉलीवुड की फिल्में होती थी, जिनका बड़ा क्रेज था, बॉक्स ऑफिस पर एक दीवानगी दिखती थी, टिकट खिड़की पर एक जलवा सा हो जाता था, उस दौर में एक चीज होती थी, उनमें एक कहानियां होती थी, और कहानियों में एक खास बात होती थी, माँ का जिक्र होता था, देशभक्ति की बात होती थी, और बड़े इमोशनल डायलॉग होते थे। और वो डायलॉग अरविंद केजरीवाल जब भी पटल पर आते हैं, आम आदमी पार्टी के किसी और नेता के पास वो जलवा नहीं है, वो डायलॉग नहीं है, वो अंदाज नहीं है, वो इमोशन नहीं है, वो भगवान नहीं है, वो मां नहीं है,
भले ही वो भारत माँ हो या इनकी अपनी अपनी सगी माँ हो, जिनको भी बड़े इस्तेमाल करते हैं ढंग से, तो वैसा इनके पास है, एक ऑरा है। ये बाहर आए हैं, मामला इन पर भ्रष्टाचार का है, लेकिन इसको ये बड़ी खूबसूरती से देशभक्ति के साथ जोड़ देते हैं। क्या असर होगा, कितना असर होगा, पहली बात तो इस केस की बात कर लें। ये और इनकी पार्टी इनको कट्टर ईमानदार बता रही है, भारतीय जनता पार्टी इनको कट्टर बेईमान बता रही है। तो बेईमानी और ईमानदारी की इस जंग में केजरीवाल साहब अब बाहर हैं। भगवान का नाम लिया इन्होंने, बताया कि भगवान ने इनका साथ दिया क्योंकि ये सच्चे हैं। आप क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया, पहला कमेंट? देखिए, कौन सच्चा है, कितना सच्चा है, कौन झूठा है कि नहीं झूठा है, ये सब चीजें हमारी बाकी जिंदगी में जिस तरीके से आती हैं, मुझे लगता नहीं न्यायपालिका हमारी बहुत अच्छी और सच्ची होते हुए भी पता नहीं तंत्र की किस वजह, किस कारण से राजनीतिक दलों के मामले में, राजनीतिक नेताओं के मामले में उस प्रकार से प्रभावी होती और उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि लंबे समय के लिए लटके रहते हैं। समाज में इसका बहुत अच्छा असर नहीं जाता, क्योंकि हमें जल्दी ये नहीं मालूम पड़ पाता कि कौन कहाँ कितना सही है, उनकी गिरफ्तारी सही है, उन पर लगे आरोप सही है, या जो दावे वो कर रहे हैं वो सही हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो क्लिप आपने दिखाई है और जो प्रसारित हुई भी है अभी थोड़ी देर पहले सब टीवी पे, उसके अनुसार जो उन्होंने भाषण दिया है, तो मुझे लगता है एक जगह उन्होंने लोगों को भावुक करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के समझ में डालने के लिए, अपना बलिदानी स्वरूप आगे रखने के लिए एक हीरो की तरह, कभी इंदिरा गांधी की मृत्यु से पहले उनका जो एक अंतिम शायद आंध्र प्रदेश में दिया गया भाषण था कि मेरे शरीर का आखिरी बूंद तक एक एक कतरा जो है देश के लिए रहेगा। तो वो वास्तविक तौर में एक भाषण था जो हम लोगों के बाद में जानकारी में आया या ज्यादा प्रकाश उस पर पड़ा। कुछ वैसा ही माहौल बनाने की कोशिश उन्होंने, अपने आप को उस प्रकार का शहीद दर्शाने की कोशिश की है जिससे लोग उसके ऊपर असर खाएं और इनको बढ़ के एक विश्वास करें और उसका फायदा राजनीतिक रूप से इनको आगे चुनाव में हो। अब रह जाती है बात चुनाव में किसको फायदा होगा या किसको नहीं होगा। जहां तक पिछली बार हम लोगों ने इसी संभावना पर बात की थी और उस समय तक काफी कुछ ऐसा लग रहा था कि 2-4 सीटें, 2-1 सीटें और आगे पीछे करके कांग्रेस भी शायद मान जाएगी, क्योंकि आखिरकार हैं तो इंडिया गठबंधन के ही है साथी इनके, और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने इनके साथ लड़ा है। भले ही पीछे जो भी स्थिति हो, हम लोग इस बात से बड़े अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि राजनीति में कोई भी राजनीतिक दल किसी भी दूसरे राजनीतिक दल का न तो स्थायी दोस्त होता है, न स्थायी दुश्मन होता है। सबकी अपनी जरूरतें होती हैं और सबका एक समय होता है। तो स्थितियां और परिस्थितियां जिस प्रकार से पलटती हैं, उससे तेजी से राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता पलटी मारते हैं। अब रहा सवाल इस चुनाव में क्या होगा। इस चुनाव में मुझे 2 चीजें दिख रही हैं। एक तो ये बीजेपी को भी मालूम है और आम जनता भी जानती है कि पिछले 10 सालों का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो आड़े आएगा भाजपा के, जो सत्तारूढ़ है इस समय। और यही वजह है कि उस वजह से भाजपा को ज्यादा नुकसान ना हो, ये उनकी एक रणनीति है हमेशा के हर प्रांत के चुनाव में, कि वो इस प्रकार का करते हैं और लास्ट में मुख्यमंत्री को चुनाव के वर्ष में या उससे 1 वर्ष पहले ही वो बदल देते हैं, जिससे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो ज्यादा तेज मुखर ना हो पाए और ज्यादा में उनके लोगों के, मतदाताओं के अंदर जो आक्रोश सरकार के प्रति रहता है, अपनी आकांक्षाएं, इच्छाएं पूरी न होने के कारण, तो वो किसी हद तक न्यूट्रलाइज हो जाए या कम से कम हो जाए।
एक चीज तो ये है। दूसरी, ये बात हमेशा से रही है, सत्ता के खिलाफ खड़े हुए जो दल हैं, जब भी वो एक साथ आते हैं लड़ाई में, तो निश्चित रूप से वोट नहीं बटता। वोट बटने का परसेंटेज कम हो जाता है और उसका सत्तारूढ़ दल को नुकसान होता है। अब जब कांग्रेस और आप के अपने प्रयास जो है ठंडे हो गए, आज वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं, तो एक सामान्य सी बात है कि वो वोट तो काटेंगे ही काटेंगे। लेकिन एक तीसरी संभावना मुझे जो दिखती है, कहीं वो आगे जाके प्रबल अगर होती दिखाई दी प्रचार के दौरान, तो इन दोनों ही दलों को बहुत बड़ा सबक सीखने को मिल सकता है। आपको ध्यान होगा, और पिछली चर्चा में ये बात सामने आई भी थी, कि जजपा और चंद्रशेखर की पार्टी दोनों में गठबंधन हो गया है इस चुनाव को लेकर के। और जैसा कि हम जानते हैं कि हरियाणा में सीधे-सीधे 19-20% दलित वोट है, और दलित वोट चूंकि मायावती या उस प्रकार के किसी भी दल में अब उतना विश्वास नहीं रखता है, और धीरे-धीरे चंद्रशेखर में विश्वास जम रहा है। इसका एक उदाहरण पिछले दिनों उनकी जो एक रैली हुई है दिल्ली के स्टेडियम में, उससे भी मिलता है। तो मुझे एक चीज ये भी लगती है कि अगर कहीं ये पार्टियां दोनों मिल करके जो गठबंधन में आगे बढ़ रही हैं, जिस प्रकार से पहले 10 सीटें ये जजपा जीत चुकी है, और चुनाव से पहले ही उन्होंने सरकार से अपना नाता तोड़ लिया था, तो एंटी इनकम्बेंसी को वो काफी हद तक अपने लिए तो नेगेटिव कर चुके हैं। और कहीं इन दोनों का गठबंधन जो है लोगों का भरोसा जीत गया, तो ये दोनों पार्टियां जो आज अलग-अलग होकर के लड़ने के जा रही हैं, ये नुकसान उठा सकती हैं। बाकी भाजपा के खिलाफ तो लोगों का माहौल है, इसमें कोई शक नहीं है। ये वहां की चीजें देखते हुए अभी समझ में आ रहा है। वो कितने परसेंट हावी हो सकता है, कितने परसेंट भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार के द्वारा उसको काट सकती है, ये हमारे लिए देखने वाली बात होगी। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अच्छी तरीके से पूरा विश्लेषण किया जमीनी चीज का। और मैं डॉक्टर साहब को, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार से भी जानना चाहूंगा, क्योंकि ये जब से आम आदमी पार्टी बनी है तब से लगातार उस पर नजर रखे हुए हैं, कांग्रेस की राजनीति भी जानते हैं। तो डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि जब तक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आए थे, तब तक एक स्थिति ये थी कि आम आदमी पार्टी को चौथे या पांचवें नंबर का खिलाड़ी माना जाता था। लेकिन अब क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर हैं, आते ही उन्होंने एक इमोशनल स्पीच दी। निश्चित तौर पर आगे वो जाएंगे हरियाणा, क्योंकि उन पर जो शर्त लगाई गई है वो केस के बारे में बात ना करने की शर्त है। उनके ऊपर जो शर्त लगाई गई है वो सचिवालय और मुख्यमंत्री ऑफिस न जाने की शर्त है, हरियाणा न जाने की शर्त नहीं है। और वो खुद को हरियाणा का बेटा बताते हैं। तो क्या आपको लगता है, क्या कांग्रेस का खेल बिगाड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ेंगे, या कोई खेल नहीं बिगाड़ पाएंगे? क्या लगता है आपको? वत्सल जी, केजरीवाल जी को पिछले दिनों भी चुनाव प्रचार के लिए ही मिला था जमानत। वैसे मेरा मानना है कि जब तक सजा न हो ऐसे व्यक्ति को जेल में नहीं रखना चाहिए। भाई अगर कल होकर के बरी हो जाते हैं तो आप कैसे इन दिनों को लौटाइएगा, या पब्लिक के बीच जो इमेज है उसको आप कैसे लौटाइएगा? 2G में किसी को सजा नहीं हुआ लेकिन सरकार चली गई, तो इस तरह के हथकंडे जो है ये बंद होनी चाहिए। अब रही बात पब्लिक पर प्रभाव का, प्रभाव तो अपने ढंग से रहेगा ही, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन सवाल है कि किन लोगों पर प्रभाव रहेगा, क्योंकि वहां पर कांग्रेस के समर्थक कांग्रेस के विरोधी, बीजेपी के समर्थक बीजेपी के विरोधी, और इन दोनों के बीच में केजरीवाल साहब जो रहेंगे, सवाल उठता है कि ये किस पर असर डालेंगे। तो मुझे जो लगता है, देखिए जे पार्टी अलग लड़ी थी, 10 सीटें जीत करके बीजेपी की सरकार बनवाई, 5 साल तक चलवाई, अभी अलग हटी है।
तो अगर बीजेपी पर कोई आरोप है, उस आरोप से मुक्त नहीं जेजेपी हो सकता है, उसके साथ उनका भी उस पर असर पड़ेगा। अब रही बात इन वोटों का, तो जहां तक मैं हरियाणा के बारे में जानता हूं, बीजेपी गैर जाट वोटों से को अपने तरफ लाने में ज्यादा कोशिश करती रही और उसी से ज्यादा मजबूत हुई भी है। और एक केजरीवाल साहब किस पर असर डालेंगे, ये भी गैर जाट वोटों पर। कांग्रेस का जो जाट फ्रेम है, दलित फ्रेम है और अल्पसंख्यक का जो फ्रेम है, वो कहीं से कोई प्रभावित नहीं होगा। कुछ लोग सोचते होंगे कि ये अलग निकलेंगे तो कांग्रेस का वोट काटेंगे, ये ठीक है, गांधीनगर में हुआ, वहां का डिफरेंट है, गुजरात में हुआ जो उसका और यहाँ का दोनों का डिफरेंट है। ये है हरियाणा से, इनकी छवि एक है अलग किस्म की, लेकिन मुझे जो लगता है सबसे ज्यादा जो ये वोट काटेंगे, अपने पक्ष में ले आएंगे, वो जो पिछले दफा रहे हैं बीजेपी के साथ, वो उसी में से कुछ बट करके रहेंगे आपके साथ। कांग्रेस के साथ जो इंटैक्ट हैं पूरे मजबूती के साथ, वो इधर उधर होने वाले नहीं है। तो ये सबसे बड़ा घाटा होने वाला है इस बार बीजेपी को, और बीजेपी से नाराजगी भी बहुत है, और उस नाराजगी को जो फायदा मिलना होगा केजरीवाल साहब को, वो भी मिलेगा। तो मुझे लगता है ये कांग्रेस का और काम आसान करेंगे, मिल करके नहीं लड़ रहे, काम आसान करेंगे ऐसा डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी को लगता है। डॉक्टर विजय आर्य विद्यार्थी जी, मैं दोबारा आपके पास आना चाहता हूं और आपसे समझना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल 2013 में जब राजनीति में आए, आम आदमी पार्टी बनाई, उन्होंने दिल्ली के चुनाव में मैदान में उतरे और वहां एक अभूतपूर्व सफलता मिली। तब किसी ने सोचा नहीं था कि दिल्ली में 28 सीटें इनको मिलेंगी, लेकिन उनका पहला ही मूव था जिस कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने पूरी नेतागिरी की शुरुआत की, पार्टी बनाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन किया। पहली सरकार कांग्रेस के सहयोग से बनाई। दोबारा आए 2015 में, उन्होंने जनता से माफी मांगी, दिल्ली की जनता ने इन पर भरोसा किया, इनको सरकार बनाने का मौका दिया, 67 सीटें जीती। फिर इनका पानी, बिजली, बाकी चीजें मुद्दा रहा, भ्रष्टाचार तो शायद पीछे चला गया, हाशिए पर बात चली गई। लेकिन अब ये जो शराब नीति है, इसकी शिकायत कांग्रेस ने की थी। प्राइम मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले जब राज्यसभा में भाषण दिया था, तो उसमें उन्होंने ये बात कही भी कि शिकायत आपकी की कांग्रेस ने, भ्रष्टाचार किया आपने, जांच कर रही है एजेंसियां, गाली दे रहे हैं आप मोदी को। तो कुल मिला के जो इमेज 2012-13 में अरविंद केजरीवाल की थी, वो आज की तारीख में नहीं है। हरियाणा में क्या असर डालेंगे वो आपने बताया, लेकिन चुनाव दिल्ली के भी बहुत दूर नहीं है, अगले साल दिल्ली में भी चुनाव होने हैं और बीजेपी वहां 98 के बाद से सरकार में नहीं है। पहले 3 बार शीला दीक्षित, अब तीसरी बार ये अरविंद केजरीवाल साहब है। तो क्या यहां दिल्ली की राजनीति, हरियाणा की राजनीति, और केजरीवाल भले ही बड़ा चेहरा है दिल्ली की राजनीति का, लेकिन अब क्योंकि वो बाहर आए हैं, खुद को कट्टर ईमानदार बता रहे हैं, लेकिन क्या जनता भी कट्टर ईमानदार उनको मान रही है? क्योंकि लोकसभा चुनाव 2019-2024 दिल्ली में उनका सफाया, हरियाणा में कोई असर नहीं, पंजाब ही उनकी थोड़ी बहुत लाज बचाता रहा है। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली पर भी इसका क्या कोई असर होगा? ये इनकी जो इमेज है, जिससे ये बता रहे हैं, पब्लिक तक भी वही जाएगी बात? क्योंकि जब वो जेल से निकले थे बेल पर लोकसभा चुनाव के दौरान, तो स्वाति मालीवाल का केस हो गया था, जहां उनकी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं रही थी। लेकिन अभी सीन बदल गया है, यमुना में पानी काफी बह गया है। अभी आप क्या देखते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर विद्यार्थी? देखिए, बात दरअसल ये है कि जैसी अभी बात सत्येंद्र जी ने बताई है, उनका विचार अपनी जगह हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में आज की तारीख में उतने कमिटेड मतदाता हैं या समर्थक हैं जो किसी भी तरीके से हिले नहीं। एक बार को हम ये बात भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहते थे, क्योंकि उनके पीछे जनसंघ का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का और उस प्रकार की दोनों की विचारधाराओं से मिलने जुलने वाले लोगों का, उस पर चलने वाले लोगों का एक समर्थन रहा करता था। पर समय के साथ हमने देखा वो चीजें भी टूटती चली गई, बदलती चली गई। कहीं भारतीय जनता पार्टी को 50% तक का समर्थन मिल गया मतदाताओं का, और कहीं वो फिर मात खाती गई, जैसा कि पिछले लोकसभा चुनाव में हुआ। कोई नहीं सोच सकता था कि उत्तर प्रदेश में
जहां 80 सीटें थी और 80 की 80 लेने के दावे भारतीय जनता पार्टी के, नीचे से लेकर के और ऊपर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के दोनों दावे कर रहे थे और दोनों पूरा प्रयास कर रहे थे। बाकी सब नेताओं ने भी किया, लेकिन परिणाम हमारे लोगों के सामने, हम सबके सामने है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की वजह से ही मुझे लगता है इतना आगे बढ़ गई। आज इसी प्रकार से अगर हम हरियाणा को देखें तो उस वैसा ही कुछ माहौल वहां बन जाएगा कि गठबंधन न करने से जो नुकसान हो सकता है, वो नुकसान निश्चित रूप से इन दोनों दलों का हो सकता है, होना है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, मुझे लगता है कि चुनाव में लोग दूसरे के मत का इंतजार करते हैं कि ये किधर जा रहा है, कि वो किधर जा रहा है। वो अपना मत तब बनाते हैं जब उन्हें लगता है कि एक बहाव चल रहा है। लोग बहती हुई धारा में ज्यादा जाना चाहते हैं। ऐसे बहुत कम प्रतिशत होता है जो अपने आप से डिटरमाइंड होते हैं, मुझे तो इसको चुनाव में वोट नहीं देना है, या मुझे इस पार्टी को ही देना है। ऐसा मुझे कम लगता है कि इतने दृढ़ प्रतिज्ञ लोग होते हो मतदान करने के समय। और उस सब के पीछे एक चीज आती है बड़ी, जो बहुत बड़ा रोल करती है, वो है परसेप्शन। अब इस परसेप्शन को कौन सी पार्टी अपने फेवर में, मतदाताओं में से कितने मतदाताओं के मन में ये फूंक पाती है कि हम सबसे अच्छे हैं, बाकी सब बुरे हैं। तो यही बात जिस तरीके से आज केजरीवाल जी कह रहे हैं, अगर केजरीवाल यहाँ इस तरीके से अपने आप को सिद्ध कर सके तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो लड़ाई में भी आ सकते हैं। जीतने वाली बात तो उसके बाद आएगी कि वो कितना प्रतिशत तक उस परसेप्शन को लोगों के अंदर बैठा सकते हैं। फिर और कांग्रेस को चुनने के समय उनको ये देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए क्या किया, कितना सही किया, कितना गलत किया। उनके पास अभी आंकलन करने का समय है। हो सकता है कि वो दिल्ली के रहते हुए, जैसे दिल्ली में हमने देखा है, दिल्ली में एक और दूसरा पैटर्न है, आपने हमेशा देखा होगा पीछे के समय से, भले ही केजरीवाल को बहुमत बहुत अच्छे 95% तक सीटें वो ले चुके, लेकिन आप एक चीज देखिए कि वहां पर भी हमारे सामने ये दिखाई देता रहा कि राज्य स्तर पर उन्होंने स्थानीय पार्टी को चुना, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने राष्ट्रीय दल में से, दोनों में से एक को चुना। और ये 3 बार चला आ रहा है लगातार, 14, 19 और 24 भारतीय जनता पार्टी ही वहां विजित हो रही है। तो आगे आने वाले समय में, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो या दिल्ली का चुनाव हो, हमें देखना पड़ेगा कि इस बार वो क्या करेंगे। क्योंकि इस बीच में जो कुछ भी घटा है, और जहां तक बात आ रही है कि आम आदमी पार्टी के लोगों के शराब नीति को लेकर के जेल के अंदर रहने की इतने लंबे समय तक, और उसके बाद भी कोई इस केस में ऐसा चार्जशीट में मामला सामने नहीं आया है। दावे ईडी ने, दावे सीबीआई ने जरूर किए हैं अपने अपने मामलों में कि ये भ्रष्ट हैं और इनके पास, हमारे पास इनके खिलाफ काफी सबूत हैं। लेकिन जो बातें आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं, जिस प्रकार से बता रहे हैं कि सीधे तौर पर तो शुरू में उनके ऊपर आरोप आया ही नहीं था, किसी ने भी उनके खिलाफ बयान नहीं दिया था। और खासतौर से केजरीवाल की गिरफ्तारी तो उस आदमी के बयान के ऊपर हुई है जिसको पहले उन्होंने ज्यादा प्रमुख माना ही नहीं था और उसने सीधे तौर पर आरोप नहीं लगाया था। और उनका तो ये भी एक तर्क है कि उसको बाद में उन्होंने अपना गवाह बनाने के इरादे से इस तरीके की बातें की कि तुम पहले केजरीवाल के खिलाफ बयान दे दो, तब हम तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा सोच सकते हैं या कोई इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, अब ये जनता वहां कितना इस बात पर विचार करती है या किसको मानती है, केजरीवाल के दावों को मानती है, भारतीय जनता पार्टी के दावों को मानती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी और बाकी सब के विकल्प के रूप में कांग्रेस को देखती है, या बिल्कुल बात में एक तरफ मैंने कहा ना, एक तीसरी जगह हम देखें तो जजपा या उसको शोषित समाज पार्टी जो है, चंद्रशेखर की पार्टी जो है, वो उसको अंगीकार करती है। तो ये चीजें
चुनाव में प्रचार में कौन आगे रहता है, कौन अपनी बात जनता तक अच्छे तरीके से पहुंचा देता है, ये उस पर निर्भर करता है। और एक जगह हम देखें कि भाई चुनाव में ज्यादातर जो विजय होती है वो अपने आप को ज्यादा अच्छा दर्शाने के बजाय दूसरे को कमतर जहां जो सिद्ध करा देता है, शायद जनता उसकी तरफ मुड़ जाती है। जैसा हमने 14 के चुनाव में जो आमूलचूल परिवर्तन देखा, कांग्रेस का सफाया होते देखा। अभी आपने जैसे सत्येंद्र जी ने जिक्र किया कि 2G घोटाला, 2G घोटाले में किसी को सजा हुई नहीं और उसका प्रचार इस तरीके से हो गया था। बेशक ये बातें बहुत मायने रखती हैं कि उस समय जिस तरीके से कांग्रेस के बारे में कहा गया, लोगों में प्रचारित किया गया और बिल्कुल एक मत से ये समाज में बैठा दिया गया कि अब तक सब कुछ बुरा था और अब जो कुछ होगा आप हमें वोट दीजिए, आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। और उन अच्छे दिन आने की उम्मीद में लोगों ने एक इतना बड़ा परिवर्तन चलाया कि एक वोटों की आंधी आई, मतों की आंधी आई और सब पार्टियों को उड़ा कर ले गई। और एकदम से भारतीय जनता पार्टी जो एक छत्र राज करने के लिए कब से पैर मार रही थी, अपने स्थापना से लेकर के अब तक इतने कभी भी सांसदों को नहीं जिता पाई थी, इतने लोगों के वोट नहीं ले पाई थी और उसने उस तरीके से विजय प्राप्त कर ली। और उसी विजय का परिणाम था कि आगे हरियाणा जैसे राज्यों में भी उनकी सरकारें बनी। लेकिन यहाँ एक देखने वाली बात ये है कि उनकी रणनीति में जैसा सत्येंद्र जी ने कहा कि मुझे वो ध्यान आ रहा है कि उन्होंने नॉन जाट कैंडिडेट्स ज्यादा उतारे हैं, जबकि इस बार कांग्रेस जाट कैंडिडेट्स को ज्यादा उतार रही है, उन्होंने ज्यादा उतारे हैं। तो ये भी एक चीज देखने वाली होगी, जातिगत आधार पर किस तरीके से ये लोग खेल कर रहे हैं और जनता उनके साथ कितना जाती है और कितना दूसरों को स्वीकार करती है या इनके जो दावे हैं उन पर कितना विश्वास करती है। ये चीज देखने वाली बात होगी हमारे लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल देखने वाली बात होगी। और इस समय तो चुनाव प्रचार बहुत तेजी पर जा रहा है। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, मैं आखिरी कमेंट आपका लेना चाहूंगा, उसके बाद इस चर्चा को कंक्लूड करेंगे। अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे तो किसके लिए ज्यादा फायदेमंद थे, बाहर आए हैं तो किसके लिए ज्यादा फायदेमंद है, ये जरा बताइए, समझाइए। उसके साथ ही इस चर्चा को हम खत्म करेंगे। वात्सल जी, आज कोर्ट ने, माननीय न्यायाधीश महोदय ने बेल देने के समय जितनी तल्ख टिप्पणी की है भारत सरकार पे, वो काबिले गौर करने लायक है। ये बहुत बड़ी बात है सीबीआई, ईडी जैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एक आदमी जो चीफ मिनिस्टर है उसकी भागने की कोई डर नहीं है, आप क्यों जेल में रख रहे हैं और कोई एविडेंस नहीं दे रहे हैं? ये क्या मतलब है भाई? ठीक है, कांग्रेस ने आरोप लगाया, बीजेपी भी आरोप लगा रही है, लेकिन एजेंसी जो है, सरकार की जो शक्तियां हैं, उसका काम है उन आरोपों को साबित करना, तथ्यों को खोजना और आरोप कोर्ट में लगाना। तो इतने दिनों में लगाई नहीं और जेल में रखा। जेल में रखने का क्या, पूछताछ करना था तो आप कभी भी पूछताछ कर सकते थे, और चीफ मिनिस्टर को आप जेल में रखे हुए हैं। ये धज्जी उड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब, पहले आप भी ये सवाल उठा चुके हैं कि आरोप लगते ही जेल जाने की नौबत आते ही लालू प्रसाद यादव से लेकर हेमंत सोरेन तक इस्तीफा देके जा रहे हैं। ये उम्मीद नहीं थी कि ये चीफ मिनिस्टर बने ही रहेंगे। आज तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जैसे लालू यादव को राबड़ी देवी पर भरोसा था, इसी तरह हेमंत सोरेन ने अपने साथी सोरेन पर, जो हालांकि बाद में चंपाई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल हुए, उन पर भरोसा किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो अपनी पत्नी पर भी भरोसा नहीं कर सके, इसीलिए वो चीफ मिनिस्टर होते हुए जेल में रहे। ये भी तो एक वजह है। बाकी लोग तो इस्तीफा दे देकर जेल गए थे। मैंने पहले भी कहा है डिबेट में आपके साथ बादशाह जी, और पुनः एक बार कह रहा हूं, इस देश के संविधान का, नैतिकता का धज्जी उड़ रहा है। इस मामले में एक नया परंपरा चालू हो गया है भाई। ये चीफ मिनिस्टर ने नैतिकता का तकाजा नहीं रखा, जेल गया चीफ मिनिस्टर रहते भर में, लेकिन आपका फर्ज क्या बनता था? आप डिसमिस कर देते,
एलजी के पास इतना पावर था, राष्ट्रपति को सिफारिश करके डिसमिस कर देते, दूसरी किसी की सरकार बनती और इस आदमी को जेल में रखते। लेकिन आपने ये नहीं किया, आपने इस चीज को ताके पर रखते हुए, आप सरकार हैं, वो व्यक्ति तो एक पॉलिटिक्स कर रहा है, लेकिन आप तो सरकार हैं, आप कस्टोडियन हैं देश की ये कानून को संरक्षित करने के लिए। और एक बात और है, ये पब्लिक देख रही है, चंडीगढ़ में जो हुआ निगम के चुनाव में और जो सामने आया, कुछ इसी तरह का एपिसोड चल रहा है दिल्ली और हरियाणा के अगल बगल में। ये सारा इसी तरह का खेल है और पब्लिक देख रही है और इसका परिणाम सामने आएगा इन चुनावों में। ये बहुत ही अनर्थ हो रहा है। जी, डॉक्टर विद्यार्थी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी डॉक्टर विद्यार्थी बताइए। मैं आप ही के सवाल पर जवाब देना चाह रहा था। एक छोटी सी बात मेरे दिमाग में भी है। असल में जो आपने कहा और सत्येंद्र जी जो बात कह रहे हैं, उन दोनों के पीछे मुझे वही परसेप्शन का खेल लगता है कि हर दल ये अपने आप में ये बनाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है कि मैं सही हूँ, बाकी गलत है। आपने जैसा कहा, और जो भाजपा आरोप लगा रही है जिस तरीके के कि हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया या लालू प्रसाद यादव ने इस्तीफा दिया, और उन्हें परेशानी और उनके पेट का दर्द तो इसी बात को लेकर के है ना कि केजरीवाल क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं। वो इस्तीफा दे करके तो आधे से ज्यादा सिद्ध तो यही कर लेंगे कि ये अपने आप में गलत थे, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया, इसीलिए इन्हें विश्वास नहीं था कि ये छूट के आ पाएंगे। और केजरीवाल इस बात को यही इसी तरीके से सिद्ध करेंगे और करने की कोशिश करेंगे, वो कर भी रहे हैं। जब वो भगवान का आसरा आज दे रहे हैं, तो भगवान के आसरे में ही तो आप जेल भी गए, भगवान के रहते ही तो जेल भी गए, तो क्या भगवान ने थोड़ी आपको जेल भेज दिया? अब बात ये है, किसी भी तरीके से आप लगा लीजिए, जो हथकंडे वाली बात कही है वो बात दिख रही है, जिसमें कोर्ट अपना कई बार विचार रख चुका है कि इस तरीके से आप क्यों करना चाहते हैं। आपने पूरे तंत्र को पंगु बना दिया है। एक आदमी को इस वजह इस तरीके से आपने जेल में रख करके, वो कह रहे हैं जेल जाना तो एक कानून के तहत जाने की व्यवस्था है, लेकिन जमानत उसका हक है। जो सामने वाला है, जब वो कह रहा है और जब उसके कहीं भागने की संभावना नहीं है, तो उसे जमानत मिलनी चाहिए। उसे अपने आप को सही सिद्ध करने का एक मौका तो पूरी तरह से मिलना चाहिए। अब आप उसके मौके के बजाय क्या कहते हैं कि पूरा आपने सरकार को एकदम जाम करके रख दिया है। आपके इस आरोप की वजह से अब वो न्यायालय को भी ये बात कहनी पड़ी है। कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा है कहीं ऐसा हो, कोई और चीज ऐसी आगे आती है भविष्य में जो इनके खिलाफ जाती है, तो इनको इस समय मुख्यमंत्री कार्यालय से और उस तरीके के कामों को करने के अधिकार से वंचित रखा जाए, ये उनको कहा गया है। हरियाणा जाने से भी नहीं रोका गया है, लेकिन इस बात को कहने से भी मना किया गया है कि आप ये प्रचार करके अपने फेवर में लोगों को लाने का प्रयास नहीं कर सकते कि आपको इस मामले में जेल भेजा गया और आज आप छूट के आ गए हैं, तो आप बिल्कुल सही और सच्चे सिद्ध हो गए हैं। तो बात यह है कि ये परसेप्शन वो अपनी तरफ से देना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से देना चाहती है। आज हम सबने देखा है कि जो भी देना चाहें, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, क्योंकि लोगों की स्मृति से वो चीजें अभी हटी नहीं है। जो लोग उस समय पैदा नहीं हुए थे शायद वही लोग भूले हों, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन लेकर आए थे, सड़क पे उतरे थे, उन्होंने कहा था कि आरोप लगते इस्तीफे दे देना चाहिए। तब उन्होंने ये बात नहीं कही थी कि आप क्लीन कैसे साबित होंगे। राजनीति में जब आप आए हैं, काजल की कोठरी में आए हैं, तो आपको मतलब सीजर्स वाइफ शुड बी बियॉन्ड सस्पिशन, कोई शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, कोर्ट ने भी शर्तें लगाई हैं, इनको मुख्यमंत्री कार्यालय से दूर रहने की बात कही है। तीसरी बात यह है कि शराब नीति अगर ये बिल्कुल सही थी तो आपको उसको बदलने की जरूरत नहीं थी, ऐसा कई लोग सवाल उठाते हैं। चौथी बात, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री ने खुद भी इस बात को कहा कि आरोप तो कांग्रेस ने लगाया, जिनके साथ आप लोकसभा चुनाव में मिलकर लड़े, और अभी हरियाणा में भी आप दोनों मिली भगत की बात कर रहे थे। दिल्ली में कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे वो अलका लांबा हो या बाकी दूसरे नेता हो, अगर आप उनसे बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर, चाहे वो संदीप दीक्षित हो जो किसी जमाने में अरविंद केजरीवाल के बड़े करीबी थे, सवाल लगातार केजरीवाल साहब पर उठाते रहे हैं। जो लोग इनके साथ आम आदमी पार्टी के गठन में थे और अब बाहर निकल कर चले गए, इनकी पार्टी से दूर चले गए, वो तमाम सारे लोग इन्हें मनीष सिसोदिया
और बाकी नेताओं को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद कहिए प्लीज। ना, मैं जो अभी एक बात अभी आ रही थी नैतिकता वाली और इस सब तरीके की बात वाली, जैसा आपने उल्लेख किया केजरीवाल के अपने वक्तव्य का, जो उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के समय पर वक्तव्य दिया था, तो एक छोटा सा वक्तव्य मुझे भी याद आता है जो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था गुजरात के मुख्यमंत्री के मामले में। उन्हें राष्ट्र धर्म का पालन करने का पाठ पढ़ाया था, पाठ याद दिलाया था। जी, राजधर्म। हाँ, राजधर्म का पालन करने का पाठ याद दिलाया था। तो इसे हम कैसे भूल सकते हैं? तब क्या उनकी बात किसी ने मान ली थी? तब क्या वो उस आरोप पे लोगों ने विश्वास कर लिया था? अब कानूनी मसले में आप किसी चीज से बरी हो जाएं, लेकिन नैतिकता और आम समाज की जो सोच है या जो मानना है उनका, उस चीज से कैसे बरी हो पाएंगे? फिर वही बात आ जाती है लौट फिर के, राजनीति अलग तरीके का गुणाभाग है जिसमें राजनीतिक लोग हमेशा हर तरीके से अपने ही पक्ष में बात रखने के लिए कोई ना कोई तर्क गढ़ते रहते हैं और इस तरीके की चीजें। ज्यादा उम्मीदें अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी से इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने बार बार ऐलान किया कि हम राजनीति को बदलने के लिए आए हैं, एक नया उदाहरण पेश करने के लिए आए हैं, एक स्वच्छता की राजनीति की वो बात करते थे, बाकी दलों से कहीं ना कहीं अपने आप को ऊपर बताते थे, इसलिए उम्मीदें भी उनसे ज्यादा होती हैं। लेकिन अगर उन्हीं पैमानों पर, उन्हीं रास्तों पर, उन्हीं चीजों को, उन्हीं दलीलों को लेकर इनको आगे बढ़ना है, तो बाकी लोग अपना परसेप्शन बना रहे हैं, सोच रहे हैं कहाँ ये खड़े हैं, ये समझ रहे हैं। फिलहाल मैं समझता हूं कि चर्चा लंबी हो गई है, केजरीवाल साहब बाहर आ गए, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं। बोलिए आप। एक लाइन केवल मैं कहना चाहता हूं कि उम्मीदें तो भारत की जनता ने उनसे भी की थी जो ये कहा करते थे पार्टी विद डिफरेंस। अब आज आप खुद कभी सोचिएगा मन में बैठ करके खाली समय में कि वो डिफरेंस आज कहां और कितना रह गया उस पार्टी में, जिस पार्टी के नेता इस बात की दुहाई देते थे। इस बात को तो डॉक्टर साहब नीचे से ऊपर तक सभी लोग कहते हैं, जनता इसको महसूस करती है, बाकी लोग तो एग्जाम्पल लेते हुए करते हैं, लेकिन उनको भी कोई कटघरे से बाहर नहीं रखता है। आज केजरीवाल साहब की चर्चा हो रही है, केजरीवाल साहब बाहर आए हैं, केजरीवाल साहब बात कर रहे हैं, और केजरीवाल साहब का जो डबल स्टैंडर्ड लोकसभा चुनाव के दौरान साबित हुआ, उन्होंने स्वाति मालीवाल जो जीवन भर की उनकी सहयोगी थी, जिस समय केवल 3 लोग उनके साथ थे, स्वाति मालीवाल, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, जब स्वाति मालीवाल की कथित पिटाई के मामले में उन्होंने मुंह सिल लिया, जब संजय सिंह ऑन रिकॉर्ड आकर मान चुके थे कि नहीं जी उसके साथ गलत हुआ और ये हुआ, और बाद में उन्होंने संजय सिंह के मुंह पर भी टेप लगा दिया, तो आप कम से कम उसके बाद तो कुछ कहने की स्थिति में नहीं होते हैं। कम से कम ये तो सामने चीजें हैं, और उसका परिणाम ये मिला कि वो दिल्ली में प्रचार भी सही तरीके से नहीं कर पाए क्योंकि पब्लिक सबको देख रही है। और केजरीवाल साहब जिस तरह से इमोशनल स्पीच देते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह कट्टर ईमानदार खुद को बताते हैं, जिस तरीके से वो भगत सिंह का बार बार नाम लेते हैं, तो भगत सिंह का नाम लेना और भगत सिंह के पद चिन्हों पर चलना वो एक अलग अलग चीजें हैं, और इसलिए सवाल लोग उठाते हैं। जिनके बारे में आप कह रहे हैं पार्टी विद द डिफरेंस, यानी आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो लोग कदम कदम पर सवाल पूछते हैं। तमाम लोगों ने मणिपुर से लेकर बाकी सारे मुद्दों पर सवाल पूछे, लगातार सवाल पूछे। सवाल तो यहां तक उठ रहे हैं कि अभी राहुल गांधी का जो अमेरिका दौरा था वो पूरा क्वेश्चन मार्क ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी पर लगाते रहे, और तमाम लोग अपने घंटों घंटे इन्हीं चीजों पर बात कर रहे हैं। केजरीवाल साहब के बारे में तो यदा कदा ही लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं जब जेल या बेल वाली बात आती है। खैर, सवाल आप डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, सत्येंद्र कुमार जी आप भी अपनी बात कहिए, उसके बाद इसको कंक्लूड करेंगे। वात्सल जी, मेरा कहना है कि नैतिकता छोड़ चुके हैं केजरीवाल साहब, चीफ मिनिस्टर रहते जेल में रहते हैं। भारत सरकार को चाहिए, मैं किसी पार्टी को नहीं ब्लेम कर रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि उनको बर्खास्त करे या स्पीडी ट्रायल करके
इनके पास जितने एविडेंस है उसको रख करके और जितना जल्द हो सके इस चीज का पटाक्षेप हो। ये जो देश के सामने ये हास्यास्पद स्थिति बनी हुई है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये बड़ी सोचनीय है कि राजनीति में नैतिकता नाम का कोई चीज रहेगा कि नहीं। सरकार नफा नुकसान केवल देखेगी, इस समस्या का शीघ्र निदान करेगी। नफा नुकसान देखेगी जिस पार्टी के द्वारा शासित है, ये देख करके काम करेगी कि जनता के हित में जो काम हो जल्दी उसका निष्पादन करेगी। तो मेरा मानना है कि सरकार को चाहिए कि इस पे स्पीडी ट्रायल करवा करके इस विवाद को समाप्त करे, जो भी हो, बरी हो या उन्हें सजा मिले। और इस तरह का काम नहीं होना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर जेल में रहे, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्य। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, आप जो सलाह दे रहे हैं, जो सुझाव दे रहे हैं, वो दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है टाइप बात आप कर रहे हैं, क्योंकि एक मासूम व्यक्ति ही राजनीतिज्ञों को इस तरह की सलाह दे सकता है। बिल्कुल नहीं किया जाएगा, आपके सुझाव पर कोई अमल नहीं करेगा, गौर भी नहीं करेगा, देखेगा भी नहीं। जैसा मैंने आपको बताया, हरियाणा का चुनाव तो हो ही रहा है, दिल्ली में अगले साल चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी 1998 से ही वहां से सत्ता में नहीं है। तो आप दोनों जो आपने सुझाव दिए सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका अमल होगा मुझे तो दूर दूर तक इसके कोई आसार नजर नहीं आते। कोई पार्टी किसी भी तरह रहे, बात कितनी भी ऊंची ऊंची करे, डॉक्टर विद्यार्थी ने भी बताया, आपने भी कई एग्जाम्पल दिए, लेकिन जब धरातल पर अमल करने की बात आती है वो वही सब करते हैं जिससे उनको फायदा होता है। गठजोड़ भी फायदे के लिए किए जाते हैं, शिकायतें भी उसी हिसाब से की जाती है। सीबीआई के तोता होने का आज जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट ने किया, ये 2013 में भी हम सुनते थे जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी। आज भारतीय जनता पार्टी, जिसके बारे में डॉक्टर साहब कह रहे थे पार्टी विद द डिफरेंस, वो स्थिति है। और कट्टर ईमानदार केजरीवाल साहब आज ही जेल से बाहर आए हैं, दिवाली के पहले आम आदमी पार्टी ने दिवाली मना ली है। केजरीवाल साहब को बाहर की जिंदगी बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि जेल में किसी को भी नहीं रहना चाहिए, कोर्ट ने भी ये कहा है। लेकिन पब्लिक के बीच में केवल भाषण देने से बात नहीं बनेगी, ईमानदारी तो आपको अपने कैरेक्टर में दिखानी पड़ेगी, करके दिखाना पड़ेगा, करना ज्यादा जरूरी है। निश्चित तौर पर वो बाहर आए हैं तो हरियाणा जाएंगे तो किसी न किसी का खेल बिगाड़ेंगे। हमारे दोनों मेहमानों ने बताया, अपना अपना आकलन बताया कि उन्हें क्या लगता है। आप क्या सोचते हैं, देखने वालों से मैं कहूंगा अगर आप भी कुछ बताना चाहते हैं तो आप भी अपनी राय हमारे साथ रखिए। डॉक्टर विद्यार्थी, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, आपने वक्त दिया, कैपिटल हेडलाइंस को अपने अमूल्य विचार रखे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, और सभी देखने वालों का भी आभार। नमस्कार। नमस्कार।